हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, और भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने यहाँ तक बात कर ली थी दोस्तों कि हमारा एक था हाड़ौती का पठार के बारे में हमने बात की थी, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। उसके बाद में हमने चर्चा की थी दोस्तों हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, और इन तीनों ही भौतिक प्रदेशों के बारे में हम एक एक बिंदु पर बहुत ही अच्छे ढंग से सविस्तार से सभी के ऊपर हमने चर्चा की है। अब इसके बाद में जो अगला हमारा भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम है क्या? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये हमारा क्या हुआ, राजस्थान, और राजस्थान में यहां हमने बात की थी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। इधर की हमने बात की थी, ये था हमारा कौन सा? हाड़ौती का पठार। ये था हमारा अरावली। इसके बाद में ये था हमारा मैदानी प्रदेश। अब इसके बाद में हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल, या फिर इसको कहा जाता है क्या? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है ये हमारे राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है? तो इसके परसेंट की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रतिशत देखा जाता है 61.11%। और यहाँ पर जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो जनसंख्या 40% या 41%, 40 से 41% जो जनसंख्या देखी जाती है वो कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है? तो वो है हमारा क्या? थार का मरुस्थल। थार चलने दे। थार के मरुस्थल की यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, थार का मरुस्थल का विस्तार हमारे राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी भाग में। और पश्चिमी भाग में इसके परसेंट यदि हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग के ऊपर ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है? तो वो है दोस्तों हमारा 61.11%। जनसंख्या की बात करते हैं तो 40 या 41% जो जनसंख्या का भाग देखा जाता है हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या का, तो वो कहाँ देखा जाता है? तो वो देखा जाता है हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत। अब देखिए, थार के मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। अब देखिए, थार के मरुस्थल की यदि हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों न्यूटन महाकल्प, या इसी को कहा जाता है चतुर्थक युग। कौन सा? चतुर्थक युग। न्यूटन महाकल्प या चतुर्थक युग में एक कालखंड हुआ था जिसका नाम था प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल में टेथिस सागर से किससे मानी जाती है? यदि कालखंड की हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के की, तो कालखंड हमारे सामने आता है न्यूटन महाकल्प या चतुर्थक कालखंड। और इन न्यूटन महाकल्प या चतुर्थक कालखंड में एक काल होता है छोटा, जिसका नाम है क्या? प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किससे? तो वो मानी जाती है टेथिस सागर से। अब टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है तो कुछ इसके प्रमाण होंगे, कुछ साक्ष्य होंगे, क्योंकि टेथिस सागर क्या था दोस्तों? हमारा एक जलीय भाग, और जलीय भाग से जब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है तो उसके कुछ प्रमाण रहे होंगे हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत। तो यदि हम इसके साक्ष्य की बात करते हैं, किसके साक्ष्य की? कि ये जो हमारा थार का मरुस्थल है ये किसका भाग है? तो साक्ष्य की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखिए पहला पहला जो इसका साक्ष्य पाया जाता है वो है, देखिए कि थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में खारे पानी की
झीलों का पाया जाना। क्या है दोस्तों, देखिए इसका सबसे पहला और प्रमुख जो साक्ष्य है कि जो थार का मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है, तो इसका जो पहला साक्ष्य वो ये मिलता है कि जो थार का मरुस्थल है इसके अंतर्गत जो झीलें पाई जाती हैं उनका पानी कैसा है, खारा। कैसा है दोस्तों, तो उनका पानी देखा जाता है खारा पानी। खारा पानी की जो झीलें हैं वो ये किस चीज का प्रमाण देती है हमें, इसका देती है दोस्तों कि ये जो थार का मरुस्थल है इसके ऊपर पहले क्या रहा था, टेथिस सागर। क्योंकि जो सागर का जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। इसके बाद में दूसरे साक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो देखिए जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से, किससे, जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव से व्हेल मछली का प्राप्त होना। किसका प्राप्त होना, तो जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम है क्या, कुलधरा ग्राम। और कुलधरा ग्राम से एक व्हेल मछली के साक्ष्य प्राप्त हुए। इससे हमें यह प्रमाण प्राप्त होता है, यह प्रमाण मिलता है कि जो थार का जो मरुस्थल है यहाँ पर किसी न किसी समय में क्या रहा था कि एक सागर का विस्तार रहा था। और वो सागर कौन सा है दोस्तों, तो वो है हमारा टेथिस सागर। यदि तीसरे प्रमाण की यदि हम बात करते हैं तो तीसरे प्रमाण दोस्तों थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में जीवाश्म खनिजों का पाया जाना। क्या है दोस्तों कि जो थार का मरुस्थल है वहां पर किसके अवशेष पाए गए, तो वहां पर पाए गए थे जीवाश्मों के अवशेष। जीवाश्म जो खनिज हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कि जो जीवाश्म खनिज हैं इनको, इनकी उत्पत्ति का जो मार्ग है वो माना जाता है कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले यदि पृथ्वी के अंदर कुछ दब जाता है, पेड़ पौधे या फिर जीवों के अंश, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो थार का मरुस्थल था, जो थार का मरुस्थल है इसमें पहले क्या हुआ करता था इसके स्थान पर, तो वो था क्या, टेथिस सागर। और टेथिस सागर में अनेक सारे क्या थे, जीव थे। और जीव क्या हुए दोस्तों, जैसे टेथिस सागर समाप्त हुआ, टेथिस सागर सूख गया, इसका जैसे जल का पीछे हटा, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो जीव थे सागर के अंतर्गत वो क्या हुए, मर गए। और जैसे ही मरे दोस्तों वो जीव कहाँ, पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, दब गए। अब जब ये जीव पृथ्वी के अंदर दबेंगे तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद में क्या बनेगा दोस्तों, इनसे बनेगा जीवाश्म खनिज। क्या बनेगा, जीवाश्म खनिज। तो जीवाश्म खनिज यहाँ से कौन कौन से प्राप्त हुए, तो पहला जो जीवाश्म खनिज प्राप्त हुआ वो होता है दोस्तों बीकानेर का एक स्थान है जिसका नाम है कपूर्डी जालिपा। कपूर्डी जालिपा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था क्या, लिग्नाइट कोयला। क्या प्राप्त हुआ था, लिग्नाइट कोयला। इसी प्रकार से जैसलमेर का शाहगढ़ शव बेसिन। क्या दोस्तों, जैसलमेर का एक स्थान है जिसका नाम है शाहगढ़ शव बेसिन। यहां से प्राप्त हुए क्या, प्राकृतिक गैस। उसके बाद में बाड़मेर का एक स्थान है, बाड़मेर शव बेसिन। बाड़मेर सब बेसिन से किसकी प्राप्ति हुई है, तो वो हुई है पेट्रोलियम की। देखिए थार के मरुस्थल में जीवाश्म खनिजों का पाए जाना, उसके बाद में कुलधरा ग्राम से व्हेल मछली के साक्ष्य के प्राप्त होना, और थार के मरुस्थल में खारे पानी की झीलों का पाया जाना, ये हमें किस बात का प्रमाण देती है, तो ये देती है कि जो थार का मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, टेथिस सागर से।
अब देखिए जीवाश्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बीकानेर का एक स्थान है कपूरडी जालीपा, वहां पर कौन से कोयले के साक्ष्य हैं, तो वो है हमारे लिग्नाइट कोयले के। और जैसलमेर का जो शाहगढ़ बेसिन है वहां पर किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर हुए में प्राकृतिक गैसों के साक्ष्य। उसी प्रकार हम बात करते हैं बाड़मेर सब बेसिन की, तो बाड़मेर का एक स्थान है बालोतरा, बालोतरा क्या सॉरी गुडामलानी, वहां से प्राप्त हुए किसके साक्ष्य, पेट्रोलियम के साक्ष्य। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो थार का मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, टेथिस सागर से। अब ये आप एक बार नोट करो। चलिए अब आगे देखते हैं। इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा थार का मरुस्थल है इसको कहा जाता है एक मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। क्या, ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल का भाग माना जाता है। जो थार का मरुस्थल है इसको किसका भाग माना जाता है, तो वो माना जाता है ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। अब ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल क्या होता है, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं हमारे संपूर्ण संसार के बारे में, तो जैसे इधर एक हम महाद्वीप पढ़ते हैं जिसका नाम है अरे देखो ये तो हुआ हमारा कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद में ये हुआ हमारा देखो ये है हमारा क्या, अफ्रीका महाद्वीप। और ये हुआ हमारा क्या, अरब कंट्री। कौन सी, अरब कंट्री। उसके बाद में ये हुआ हमारा क्या, भारत। ये एशिया महाद्वीप। ये क्या है, ये कंप्लीट तो है एशिया महाद्वीप और ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है अरब कंट्री है और इधर भारत है, और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या है, ये हुआ हमारा क्या, भारत, और इधर ये हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में ईरान, इराक होते हुए हमारे अरब कंट्री यूएई, यमन वगैरह। तो ये हमारा क्या हुआ इधर अफ्रीका महाद्वीप। ये जो कंप्लीट स्थान है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक एक मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है जिसका नाम है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। क्या कहा जाता है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। अब देखिए ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल को का जो उत्तरी भाग है ये अफ्रीका महाद्वीप का, तो इसमें इसको जाना जाता है, एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल को अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सहारा मरुस्थल के नाम से। और इधर जो हमारा भारत है, भारत के अंतर्गत यहाँ जो इसका विस्तार है इसमें इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है थार का
मरुस्थल। और पाकिस्तान में इसको जाना जाता है चेलिस्तान के नाम से। किसके नाम से? चेलिस्तान के नाम से। यदि हम बात करते हैं अरब कंट्री के अंतर्गत इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों कबीर। किसके नाम से? कबीर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं हमारे भारत देश के अंतर्गत, तो भारत में इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ग्रेट पैलियो आर्कटिक जो महान मरुस्थल है, ये क्या है दोस्तों? ये कंप्लीट हमारे अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में क्या है? फैला हुआ है। और इसका जो भाग है, जो सहारा मरुस्थल है, वो भी किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का। अब देखिए यदि हम बात करते हैं हमारा जो थार का मरुस्थल है, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि थार का मरुस्थल निम्न में से किसका भाग है, तो वहां ऑप्शन में आता है क्या? सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल का भाग हमारा थार का मरुस्थल नहीं है। तो थार का मरुस्थल किसका भाग है? तो वो होगा दोस्तों हमारा ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल का। ये होता है क्या? ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। अब देखिए इससे आगे हम बात करते हैं हमारे थार के मरुस्थल के विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर आप 2 लाइन लिखो कि ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल का भाग माना जाता है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल का भाग माना जाता है, जिससे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? अफ्रीका में। अफ्रीका में इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी। कौन सा? उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सहारा मरुस्थल के नाम से। सहारा मरुस्थल। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में। भारत में जाना जाता है इसको किसके? थार के मरुस्थल के नाम से। यदि हम बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इसको जाना जाता है दोस्तों किसके नाम से? चेलिस्तान का मरुस्थल। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं अरब देशों में, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कबीर के नाम से। ये हुआ दोस्तों हमारा क्या? ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल। ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल किसका? ग्रेट पैलियो आर्कटिक महान मरुस्थल को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं उत्तरी अफ्रीका देश की, तो वहां इसको जाना जाता है सहारा मरुस्थल के नाम से। और भारत के अंतर्गत इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। यदि पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जाना जाता है इसको चेलिस्तान के नाम से। और यदि हम बात करते हैं अरब कंट्रियों की, जो अरब देश हैं, उनके अंतर्गत इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हमारे किसके नाम से? कबीर के नाम से। अब देखिए इससे आगे हम बात करते हैं, ये आप नोट करो। इससे आगे हम बात करते हैं हमारे जो थार का मरुस्थल है, भारत के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल पाया जाता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और राजस्थान के संदर्भ में इसकी क्या विशेषता है, भारत के संदर्भ में क्या विशेषता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के विस्तार के बारे में। अब आप हेडिंग लगाओ क्या? विस्तार।
क्या हेडिंग लगाओगे? विस्तार। अब देखिए थार के मरुस्थल के यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार हमारे भारत के संदर्भ में यदि हम देखते हैं देखिए जैसे ये हुआ हमारा क्या? भारत। और भारत में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्या? राजस्थान। क्या? राजस्थान। ये हुआ हमारा कौन सा राज्य? राजस्थान। इधर हुआ गुजरात, इधर हुआ पंजाब, और इधर हुआ क्या? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। तो हम बात करते हैं ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में कितने राज्यों में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा हरियाणा। देखिए थार के मरुस्थल के विस्तार की हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में इसका विस्तार भारत के कितने राज्यों में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है 4 राज्यों में। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा है दोस्तों क्या? हरियाणा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सर्वाधिक जो विस्तार देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है? तो वो देखा जाता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। लगभग देखा जाता है दोस्तों कब कितना? लगभग 55% जो भाग है थार के मरुस्थल का वो कहाँ पाया जाता है? हमारे स्पेशल राजस्थान के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 55 क्या दोस्तों 58% के बराबर क्या है हमारे राजस्थान के अंतर्गत कंप्लीट जो ऑल ओवर यदि हम मरुस्थल की बात करते हैं थार के मरुस्थल की तो लगभग 58% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत। अब राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं जैसे ये है हमारा क्या? राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत ये है दोस्तों हमारा क्या? थार का मरुस्थल। अब थार के मरुस्थल के राजस्थान में यदि हम विस्तार की बात करते हैं किसकी दोस्तों? विस्तार की बात। अब देखिए विस्तार की यदि हम थार के मरुस्थल राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। अब ये 12 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है क्या? झुंझुनू। उसके बाद में यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है क्या? सीकर। यहाँ एक जिला है जिसका नाम है क्या? चूरू। और यहाँ पर एक और जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। 4 जिलों की यदि हम बात करते हैं तो झुंझुनू, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़। उसके बाद में एक और जिला है यहीं पे पड़ता है जिसका नाम है क्या? गंगानगर। एक है बीकानेर, एक वो हमारा जैसलमेर, एक वो हमारा कौन सा? बाड़मेर, एक वो हमारा पाली, एक वो हमारा नागौर, एक हुआ हमारा क्या? जोधपुर, इधर हुआ हमारा क्या? जालौर। तो ये है क्या दोस्तों राजस्थान के 12 जिले जिनके अंतर्गत हमारे किसका विस्तार पाया जाता है? तो वो पाया जाता है थार के मरुस्थल का। झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ 4। उसके बाद में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 और 4 8। जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर। ये 12 जिले हैं जिनके अंतर्गत हमारे थार के मरुस्थल का विस्तार क्या है दोस्तों? पाया जाता है। तो यहां पर आप लिखिए विस्तार के अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि थार के मरुस्थल का सबसे पहले भारत में विस्तार। देखो थार के मरुस्थल का विस्तार
भारत के 4 राज्यों में पाया जाता है। पहला है गुजरात, उसके बाद में हमारा राजस्थान, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद में हरियाणा। भारत के इन 4 राज्यों के अंतर्गत किसका विस्तार पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारे थार के मरुस्थल का। और सर्वाधिक पाया जाता है कहां पर? राजस्थान में। और सर्वाधिक राजस्थान में कितना पाया जाता है? लगभग 58%। कितना दोस्तों? लगभग 58% जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में पाया जाता है। थार के मरुस्थल का विस्तार यदि हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में इसका विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 12 जिलों में। अब 12 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, पहले हम बात करते हैं गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। 1, 2, 3 और ये हुआ अपना चौथा। उसके बाद में पांचवे की यदि हम बात करते हैं, पांचवा हुआ झुंझुनू, छठवा हुआ हमारा सीकर, सातवां हुआ चूरू और आठवां हुआ हमारा क्या? हनुमानगढ़। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 9 की, तो 9वें नंबर पे आएगा हमारा क्या? जालौर। 10 की यदि हम बात करते हैं पाली। 11 की यदि हम बात करते हैं नागौर। और 12 नंबर यदि बात करते हैं तो वो है हमारा क्या? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। देखिए, ये हुआ हमारे राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, इसकी पृष्ठभूमि और क्या भूमिका। जैसे थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान भारत के अंतर्गत कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है दोस्तों राजस्थान के 12 जिलों में। और 12 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर और अपना एक हो जाता है जालौर, जोधपुर। उसके बाद में बात करते हैं हम अपना सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये हो जाते हैं क्या? राजस्थान के अंतर्गत जिनमें विस्तार पाया जाता है 12 जिले। उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों इसकी अपना एक महाकल्प है जिसका नाम है न्यूटन महाकल्प, जिसको युग की यदि हम बात करते हैं तो युग की बात है दोस्तों कौन सा? चतुर्थक युग। और चतुर्थक युग में एक कालखंड था जिसका नाम था प्लिस्टोसिन काल। तो प्लिस्टोसिन काल में किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो वो मानी जाती है हमारे किसकी? थार के मरुस्थल की। और थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे मानी जाती थी? तो ये मानी जाती है दोस्तों हमारे टेथिस सागर से। और टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो उसके साक्ष्यों की यदि हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से क्यों मानी जाती है, तो इसके साक्ष्यों की बात करते हैं तो साक्ष्यों में हमने देखा था, पहला साक्ष्य देखा था
कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत खारे पानी की झीलों का पाया जाना, और जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा, वहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए, तो वो हुए दोस्तों व्हेल मछली के। उसके बाद में अगले साक्ष्य की हम बात करते हैं, तो अगला साक्ष्य हमने देखा था कौन सा, कि जो थार का मरुस्थल है इसमें जीवाश्म खनिजों के क्या पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिजों के जैसे बात करते हैं हम, हमारा बीकानेर का एक स्थान है जिसका नाम है कपूरडी जालिपा, वहां पर हमें किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो मिले हैं दोस्तों किसके, हमारे लिग्नाइट वो लेके साक्ष्य। उसके बाद में हम बात करते हैं यदि हमारे बाड़मेर सब बेसिन की, तो जैसे वहाँ का एक स्थान जिसका नाम है गुड़मलानी, वहाँ पर क्या है पेट्रोलियम के भरपूर मात्रा में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि इसके आगे हम बात करते हैं जैसलमेर के सागर सब बेसिन की, तो वहां से किसके साक्ष्य मिले हैं हमें, प्राकृतिक गैसों के। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, इसके आगे हम चर्चा करेंगे हमारे थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में, और विशेषताओं के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।